हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो थ्योरी है यह लेव वाइगोट्स्की के द्वारा दी गई है। उनका मानना था कि जो लर्निंग होती है वो एक कल्चरल और सोशल सेटिंग में होती है। मतलब कि जो भी हम लर्न करते हैं, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसे एक सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं। इसमें हम मेन 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो कि इनके द्वारा दिए गए। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, और स्पीच यानी लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ZAD यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की। तो जो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है वो लर्नर का वो जोन है जहाँ पर लर्नर खुद चीज़ों को सीख सकता है। यहाँ इंडिविजुअल चीज़ों को इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकता है बिना किसी की हेल्प से। मतलब यह वो जोन है जहाँ पर बच्चे को किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो बिना हेल्प से चीज़ों को लर्न कर सकता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। यह वो जोन है, इसमें बच्चा अकेले चीज़ों को लर्न नहीं कर सकता, इसमें उसे किसी की हेल्प चाहिए होती है ताकि वो उन चीज़ों को सीख सके। यह लर्नर का वह जोन है जहाँ पर बच्चा किसी नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प से, उसकी गाइडेंस से चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है। तो मतलब इस जोन में बच्चे को किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि जब तक बच्चे को हेल्प नहीं दी जाएगी, गाइडेंस नहीं मिलेगी, तब तक वो उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाएगा। इसमें जो पर्सन, जो व्यक्ति बच्चे की हेल्प करता है उसे MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। और यह जो हेल्प है यह सिर्फ कुछ समय के लिए दी जाती है। मतलब कि लर्नर को यह हेल्प तब तक मिलती रहेगी जब तक कि वो उस काम को अकेले करना ना सीख जाए। यह जो हेल्प है, हेल्पिंग का प्रोसेस है, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो स्कैफोल्डिंग है ये एक टेम्परेरी हेल्प है और यह तब तक दी जाती है जब तक कि लर्नर किसी चीज़ को इंडिपेंडेंटली करने में कैपेबल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चों को चलना सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। तो जो पर्सन बच्चे को चलना सिखा रहा होता है वो वहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर होगा और बच्चे को चलना तब तक सिखाया जाएगा जब तक कि बच्चा खुद अकेले चलना शुरू नहीं कर देता। तो यह जो टेम्परेरी हेल्प थी, टेम्परेरी गाइडेंस थी, इसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और जो यह ZPD के बाहर वाला जोन है, ये जो सबसे बाहर वाला जोन है, यह वो जोन है जो कि बच्चे की रीच से बाहर होगा। मतलब इस चीज़ को ना तो बच्चा अकेले सीख पाएगा और ना ही वो किसी की हेल्प से यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो ये जो जोन है ये बच्चे की रीच से बाहर होता है। एक बार हम इसे फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि जहाँ पर बच्चे को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चीज़ों को कर सकता है, सीख सकता है, तो हम उसे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे। और जहाँ पर उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, किसी की हेल्प से वो सीखेगा, उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और जो टेम्परेरी हेल्प होती है जो कि यहाँ पर दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं स्पीच की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आउटर स्पीच क्या होती है। तो जो हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसे आउटर स्पीच कहा जाता है। जो आउटर स्पीच है इसे सोशल स्पीच भी कहा जाता है और यह 2 साल से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट स्पीच की। तो जब हम अपने आप से ही लाउडली बात करते हैं, ज़ोर से बात करते हैं, तो उसे प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। जो प्राइवेट स्पीच है वो 3 साल से शुरू हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। तो ये जो अपने आप से बातें करना है इसे प्राइवेट स्पीच कहा जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो गेम्स खेलती बार भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार वो बोलते हैं इसे यहाँ लगाना चाहिए था, इसे ऐसे रखना चाहिए था। जो पियाजे हैं इन्होंने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, लेकिन वाइगॉट्स्की का मानना है कि ये जो प्राइवेट स्पीच है यह बच्चे को अपने बिहेवियर को गाइड करने में हेल्प करती है। मतलब कि जो प्राइवेट स्पीच है वो हमारे बिहेवियर को गाइड करती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इनर स्पीच की। तो जब हम अपने आप से मन में बात करते हैं, मन में किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, उसे हम इनर स्पीच कहते हैं। जो इनर स्पीच है वो 7 साल से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब है कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कोई चीज़ सीखना। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी एक चीज़ को एक साथ मिलके लर्न करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। कोऑपरेटिव लर्निंग में किसी एक्टिविटी के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट के लिए बच्चे साथ में मिलकर काम करते हैं। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है और कोऑपरेटिव लर्निंग है ये दोनों सिमिलर जैसी है, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और सबकी कंट्रीब्यूशन को एक साथ कंबाइन किया जाता है। दूसरी ओर कोऑपरेटिव लर्निंग में जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके काम को इंडिविजुअली और एज अ टीम दोनों रूप में असेस किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं असिस्टिव लर्निंग की। असिस्टिव लर्निंग का मतलब है कि एक दूसरे को असिस्ट करना लर्निंग में। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग की। जो रेसिप्रोकल टीचिंग है इसमें स्टूडेंट और टीचर आपस में कोलैबोरेट करते हैं और इसमें जो स्टूडेंट की लर्निंग की एबिलिटी है वो बहुत इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पीयर ट्यूटरिंग की। तो पीयर ट्यूटरिंग का मतलब है कि जब आपके सेम एज ग्रुप के बच्चे या फिर कोई आपका दोस्त जो आपको किसी चीज़ को समझने में, लर्न करने में हेल्प करता है तो उसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक नहीं आता है लेकिन वही टॉपिक आपके दोस्त को काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। तो जब आपका दोस्त उस टॉपिक को समझने में आपकी हेल्प करता है, आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है और उसको पढ़ाता है तो उस चीज़ को हम पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।